नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज दिल्ली में जबरदस्त सियासी सरगर्मी रही और इसे सियासी सरगर्मी कहना पूरे खबर को डाइल्यूट करना हो जाएगा। आज कोहराम रहा, सियासी कोहराम। संसद के भीतर राहुल गांधी के प्रकरण को तो आपने कई वीडियोज हमने किए देख लिया है, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल से आई थी और सिर्फ एक टारगेट लेके आई थी, टारगेट ज्ञानेश कुमार, टारगेट चुनाव आयोग। दोपहर का विजुअल, दोपहर की खबर आपने देख लिया था। जब ममता बनर्जी पहुंचती हैं तो जो बंगाल से परिवार आए थे, 13 परिवार आए थे, वो परिवार बेचारे बंग भवन के बाहर खड़े थे। शाह की पुलिस रोक रखी थी, वो कहीं निकल ना पाए, वो अंदर न जा पाए न बाहर, जो अंदर चले गए बाहर ना आ पाए। बड़ी विचित्र स्थिति थी। ममता के आते ही वहां पे जो अफरा तफरी मची, सब दुम दबा के भागे और फिर ममता बनर्जी ने सबको लेकर के कूच कर दिया निर्वाचन सदन यानी ज्ञानेश के दफ्तर की तरफ। ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर भी शाह की पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद थी, लेके रजिस्टर, कॉपी, कलम टिक लगा रही थी। लेकिन शाह की पुलिस टिक मारती रह गई और दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ ममता बनर्जी आज काले कपड़ों में, जिनको सफेद धोती में देखा है आज तक देश ने, आज सफेद धोती के ऊपर काला कपड़ा था। काला कपड़ा मतलब आप समझ लीजिए विरोध का तो ये प्रतीक है। काला कपड़ा, दर्जन भर से ज्यादा लोग और घुस गई ज्ञानेश के दफ्तर में और वहां से निकली। 35 मिनट करीब थी। 35 मिनट में बहुत कुछ भीतर हुआ। बाहर आकर के 20 मिनट ब्रीफ किया और खुली चुनौती दे दी कि अगर एरोगेंस ऐसा ही रहा तो लाखों लोगों को इस दिल्ली में ला सकती हूं। आज दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ आई हूं, लेकिन अगर ये आईटी सेल के रूप में, बीजेपी के आईटी सेल के रूप में काम करता रहेगा और तुम लोग काम करते रहोगे ऐसे ही भाजपा के एजेंट बन के, तो लाखों लोगों को दिल्ली में लेकर के आऊंगी। पसीने छूट गए सबके, लेकिन सब होने के बाद जस का तस। जरा क्या क्या हुआ इस पूरी खबर पर जो है हेमंत जी निगाह बनाए हुए थे, तो हेमंत जी को जोड़ लीजिए, फिर खबर की तरफ चले। स्वागत है हेमंत भाई। बस सीधा हेडलाइन दिखाइए भैया, हेडलाइन दिखाइए। ममता बनर्जी, ज्ञानेश कुमार से मिलने के बाद ममता भड़की, कहा इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर मैंने कभी नहीं देखा। और ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल करियर है वो करीब 50 साल का हो गया है, लेकिन ऐसा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखी। चुनाव आयोग बीजेपी का आईटी सेल, एसआईआर पर सीईसी से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी। आगे देखिए, ममता बनर्जी वॉक्स आउट ऑफ ईसी मीट ममता बनर्जी वॉक्स आउट ऑफ ईसी मीट, सेज वी आर इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेटेड। इंसल्ट भी किया गया और ह्यूमिलिएट भी किया गया। एनडीटीवी की हेडलाइन देखिए, कैन गेट लाख्स ऑफ पीपुल टू दिल्ली, लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती हूं। ममता बनर्जी टारगेट्स पोल बॉडी ओवर एसआईआर। अब जरा एक विजुअल दिखाते हैं। जब कूच कर रही थी निर्वाचन सदन की तरफ, ज्ञानेश के दफ्तर की तरफ, वो विजुअल ये है। साथ में अभिषेक बनर्जी हैं ममता बनर्जी के, और पूरा दस्तावेज, ये हवाई नहीं जाती है ममता बनर्जी। अब ये दौर ही दस्तावेजों का नहीं है, ये दौर लफाजियों का है, तो दस्तावेजों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सबूत, दस्तावेज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर के जाती हैं और लेकर के गई। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल। ये देखिए, सारे परिवार हैं, आप देखिए पूरे परिवार, जो 13 से ज्यादा परिवार, सब महिलाएं जो जो जिनके घरों में मातम है, सबको लेके आई थी। अगला विजुअल लाइए। देखिए कैसे जो है गेट पर शाह की पुलिस टिक कर करके कल्याण बनर्जी एक जबरदस्ती मत कीजिए, आप अरे इसको ऊपर उठा।
ये सारा टिक करके और गेट बंद कर दिया गया। लेकिन टिक करते रहे, ममता बनर्जी को जिनको लेके जाना था अंदर लेके चली गई। अब अंदर का एक विजुअल दिखा दीजिए, अंदर का विजुअल लाइए। ये ज्ञानेश के दफ्तर के भीतर का है विजुअल। आज तक सामान्य तौर पर आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी सब शूट करवा के लाई है। आज तक नॉर्मली नहीं देखा होगा कि बहुत सारे जो है डेलीगेशंस गए, लेकिन कभी फुटेज नहीं बाहर आया। आज आ गया, सब बिठाया है, बच्चा उच्चा ले गए हैं परिवार वाले, कहाँ छोड़ेंगे बच्चा, सब पहुंचे हैं वहां पर। ये देखिए, ये वहां का विजुअल है, ये सब गए हैं। ये वो आम आदमी है बंगाल का, जिन्होंने अपने घरों में लोगों को गंवाया है, जो पीड़ित हैं, सब ये जिंदा सबूत है। अब ममता बनर्जी को सुनवा दीजिए और फिर सीधा चले हेमंत भाई के पास। क्या क्या हुआ भीतर बाहर सब बताएंगे वो, सुनवाइए। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है, हाँ, मूड लेके बोला है, मिजाज से जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। व्यवहार खराब किया, दुष्व्यवहार किया है। मैंने कहा है कि I'm sorry कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इनजस्टिस कर रहा है और झूठा बात कह रहे हैं। He's a great liar. He's giving some briefing after our queries. All are dropped. All are lie, garbage of lies. हमने बोला आपका कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को आप घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे। पहले 58 लोग को बात दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम आप मिसमैच में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में आप जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के लिए हम, अगर आप चाहते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन lakhs of people here in Delhi and I can pellet them in front of anybody else. वो तो एक चीज उठाने से आज हाउस में इतना गड़बड़ हो गया। बीजेपी रहेगा तब तो सब रहेगा ना, आप लोगों को कुर्सी बचेगा, लेकिन आप तो कुर्सी आज बचा सकता है, काल नहीं बचेंगे। हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखा, कुरैशी से लेके नवीन कुमार से लेके TN सेशन और वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने देखा ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाए, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। इसी के लिए हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया है, हम लोगों को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक से, ठीक ढंग से। हम लोगों को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। दीदी आपको चुनाव आयोग से क्या उम्मीद है, क्योंकि अब तो आप लोगों ने चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। नहीं, वो ऐसे एटीट्यूड लेके बात करते हैं जैसे उन्होंने जमींदार है और हम लोग सब नकर है। वो हमारा पार्टी ठीक करेगा, हमारा इतने MPs है, पार्टी का भी जो लोग हैं, हम ऐसा इंडिविजुअल कुछ नहीं करते, हम पार्टी का साथ कंसल्ट करके आपको बता देंगे, रात का अंदर आपको पता चल जाएगा काल का प्रोग्राम का।
बड़ा तगड़ा था मामला। ये बीजेपी के दलाल है, ये लगता है कि ये जमींदार है और हम सब इसका नौकर है। ये ममता दीदी के तेवर, क्या क्या हुआ पहले तो घटनाक्रम ही पूरा का पूरा शुरू से बताइए जरा हेमंत भाई, क्या हुआ? निकली वहां से आज दोपहर से ही बहुत हलचल रही है। राहुल गांधी के आज उन्होंने संसद हिला रखी थी, उस चक्कर में ये खबर लोगों तक जा नहीं पाई है प्रॉपर। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, वास्तव में सड़क पर क्या होना चाहिए और पॉलिटिकल अपोजिशन क्या होता है, वो वास्तव में आज देश में दिखा, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे सड़क के ऊपर हो, और चाहे चुनाव आयोग के अंदर हो। ममता बनर्जी 13 परिवारों को लेकर के, 13 लोगों को लेकर के गई। उनमें से 5 लोग ऐसे थे जो, ऐसे ही लोग आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत से मिलवाए गए थे, जो जीवित हैं, और लेकिन उनको एसआईआर के अंदर मृत बता दिया गया। 5 परिवार ऐसे थे जिनको एसआईआर का नोटिस मिला, और उनमें 5 लोगों की मौत हो गई अलग अलग घरों के नोटिस मिलने के बाद। और 3 परिवार ऐसे थे जिनके घर में काम का बोझ ज्यादा होने के कारण बीएलओ की कथित तौर पे मौत हो गई, और जिन कारणों से उन्होंने अपनी जान ले लिया, जो भी परिस्थितियां थी वो पूरे देश ने देखा लगातार। और तृणमूल का लगातार आरोप है कि 110 के आसपास जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है बेलौज की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो आज जो उनकी मीटिंग थी, बेसिकली वो सारे के सारे लिस्टेड लोग थे, वही अंदर जा पाए, और ज्ञानेश गुप्ता और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त, तीनों ने उनसे मुलाकात की बाकायदा डिटेल में। लेकिन उसमें हकीकत यह है कि काफी गर्मा गर्मी रही मीटिंग के अंदर, काफी गर्मा गर्मी। ममता बनर्जी ने जो बातें रखी, उनमें से किसी पर भी कोई चुनाव आयोग सहमत नहीं हुआ, तो ममता भी फिर ऑफेंसिव हो गई। जिस तरीके से जो शब्द वो बाहर कह रही है, उससे मिलते जुलते ही शब्द उन्होंने अंदर भी कहे, और कहा कि आप कमांड एंड कंट्रोल आपके पास नहीं है, बीजेपी की आईटी सेल सारे खेल कर रही है, और आप केवल उसमें एक मूक सहमति दे रहे हो। काफी गर्मा गर्मी हुई अंदर, टेबल के अंदर मुक्का भी चला एक बार, ममता ने गुस्से में टेबल पर मुक्का भी मारा कथित तौर पे। और बेसिकली जो ज्ञानेश गुप्ता का जो व्यवहार था जिस तरीके से, वो उनको रास नहीं आया, और वो भी कहीं ना कहीं ऑफेंडेड फील कर रही थी। इसी कारण जो उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं बाहर, वो बेसिकली ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर है, बाकी तो चुनाव आयुक्तों पे उसने कुछ नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि बेसिकली मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा है। मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा। ये बोल के भी आई वो अंदर। और उन्होंने कहा कि बंगाल को निशाना क्यों बना रहे हैं आप? आपने एसआईआर अपने क्या नाम असम के अंदर क्यों नहीं की? असम में भी चुनाव, असम के अंदर क्यों नहीं की? आप हमें क्यों टारगेट कर रहे हो? अपोजिशन को हमें कर रहे हो, केरल में कर रहे हो, तमिलनाडु में कर रहे हो। तो वो लॉजिक पूछ रही थी कि पिक एंड चूज कैसे है जब एसआईआर का मामला है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हुई, और अंदर भी गंभीर आरोपबाजी हुई, और बाहर आकर के तो हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही, आपने दिखाया बाइट में, कि आपको धनखड़ की गति प्राप्त होगी, यूज एंड थ्रो। ये एक बहुत बड़ी बात कह रही है वो अपने तजुर्बे के आधार पर। ममता बनर्जी को ऐसे ही नहीं, उनके पास प्रॉपर फीडबैक होता है सारी चीजों का, और उनका एक पूरा सिस्टम है दिल्ली के अंदर, यूं ही नहीं है वो। तो उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद, कि मैं बहुत दुखी हूं। काला शॉल ओढ़ के गई थी वो आज। मैं बहुत दुखी हूं, मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रही हूं, 4 बार मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं, लेकिन ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा, और उसने हमारा अपमान किया। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री ये बात कह रही है दिल्ली के अंदर। और ये आपको लगता है ये यहीं तक बात रुक जाएगी? ऐसा मत सोचिएगा, वो अभी यहीं पे है। आज रात को वो तमाम, आपको पता है पार्लियामेंट सेशन के अंदर है, जिस तरह का माहौल है राष्ट्रपति के भी भाषण को लेकर के, आज राहुल गांधी ने बिल्कुल ही बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। केवल एक दंडरावने साहब की किताब पे, अभी तो एप्स्टीन बचा हुआ है, अभी तो ममता बची हुई है। आज आपने देखा था संसद के अंदर कल्याण बनर्जी किस तरीके से भरे सदन के अंदर मोदी और शाह को चैलेंज कर रहे थे, वेल में खड़ा होकर के। हाँ, अरे वेल में उनके सामने। हाँ, ये क्यों, कैसे हो पाया, इसको देखना पड़ेगा आपको। जो मैं हमेशा आपको एक बात करता हूं ना, कि आशीष भाई, डर के आगे जीत है। एक बार आपके दिमाग से ये सीबीआई, ईडी और ये सारे भय निकल गए, उसके बाद ये कहां जाएंगे? अभी तक तो सीबीआई, ईडी का भय है, लेकिन तृणमूल वालों में ये नहीं है, ये मान करके चलिएगा। ममता दिल्ली में है, अभी मामला क्या गर्म है। अभी तो पहले जो चल रहा है वो नंबर 1 पे तो डरावने वाला ही फैल गया मामला। दूसरा जो है
अपने क्या नाम है एप्स्टीन वाला भी मामला चलेगा। आपने देखा जिस तरीके से आज उस पर वो दे दिया, एडजमेंट मोशन दे दिया है कि सारा काम रोक करके, मनिकम टैगोर ने दिया है कि सारा काम रोक के पहले एप्स्टीन पे चर्चा कराओ। तो आपको पता है नहीं कराएंगे, वो भी छोड़ दीजिए। उसके बाद एसआईआर को बड़े पैमाने पर लेने की बात इनकी है योजना, और वो आज रात को तमाम विपक्षी नेताओं से मिलने वाली है। उसके बाद ये एसआईआर भी जो संसद के अंदर चल रहा है ना, क्योंकि अब राष्ट्रपति का अभिभाषण है, फिर बजट पे चर्चा होनी है, उसमें इस मामले को बहुत जोर शोर से ना केवल ममता उठाएंगी, ममता की पार्टी उठाएगी, बल्कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी इसको टच करने वाले हैं कि इस देश के अंदर लोग सरकार चुनते थे, यहां सरकार पहली बार वोटर चुन रही है। तो कुल मिलाकर के जो मोदी सरकार का जो भी कुछ आप कह सकते हो 1 साल के अंदर जो उन्होंने ठीक ठाक वो कर लिया, अब वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं और विपक्ष के डायरेक्ट उसपे है हिटिंग, उसमें है टारगेट पे है। और विपक्ष के जो तेवर हैं आशीष भाई, वो सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी, मुझे लगता है कि मोदी सरकार को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा इस सेशन के। नंबर्स बेशक उनके पास है, लेकिन जो माहौल बन गया है पूरा, खासतौर पे देखिए किसी पोमेरियन चैनल पे आपने एप्स्टीन फाइल्स का कोई जिक्र सुना हो, किसी प्रचार पत्र में सुना हो, उसके बावजूद भी सब जगह सोशल मीडिया में एप्स्टीन के अलावा कुछ है ही नहीं। और आज जनरल नरावने वाले के बाद तो मसले के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। मैं गजब एक बात का मानता हूं आशीष भाई, बाकी तो ठीक है जो कुछ क्या कह रहे भाई लोग कि सेना का मोरल डाउन हो जाएगा। सेना प्रमुख की बात से सेना का मोरल कैसे डाउन हो सकता है? कोई इनकी अकल तो पूछे इनसे। हाउस के अंदर बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं, हाउस के बाहर कह रहे हैं कि सेना का मोरल डाउन करना चाहते हैं। ये शुरू से ही एक वो आपका मित्र है निशिकांत वाहियात, वो बाहर खड़ा होकर बोला नेहरू यूं थे फला, इनका तो परिवार ही बोला सेना के खिलाफ रहा है। वो भाई साहब ज्ञान दे रहा है खड़ा होकर के। सेना के चीफ ने अपने संस्मरण लिखे, ठीक, एक घटना हुई, वो रात को लेट नाइट तक जब चाइना की जो टैंक थे वो 500 मीटर से भी कम दूरी पे थे, तब नेतृत्व ने उनको कह दिया कि जो आपको ठीक लगे आप कर लो। ये उन्होंने लिखा है। इसमें सेना तो तैयार थी, उन्होंने बताया ये कि आर्मी अपनी जो है, हम अपनी आर्टिलरी के साथ तैयार खड़े हैं, वी आर वेटिंग फॉर ए ऑर्डर, हम अभी फायर कर देंगे। जवाब तुमने नहीं दिया और मोरल सेना का डाउन होगा। ये गजब देखिए, इनका तो ये बहुत बुरे फंसे आशीष भाई, बहुत बुरे फंसे इस बार। ये कितने ही चैनलों के साथ कुछ भी करा ले, देश के सामने नंगे हो गए, अंधभक्तों को छोड़ दो सबके सामने। अभी असली चीज तो जिस पर आपको सबको हम लोगों को हमने किया भी है, आगे और चर्चा करनी चाहिए। जो संसद के बाहर किरण रिजिजू ने बोला है 31 सेकंड की क्लिप, जिसमें कहा कि राहुल गांधी एंटी नेशनल लोगों की लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाँ, तो नरावन इंटरनेशनल है, एग्जैक्टली यही बात। तो अब तो फिर नाम लेके बोलो, है हिम्मत तो। राहुल गांधी किसके लैंग्वेज बोल रहे हैं? उस पर हम ममता पे भी रुकेंगे इस चर्चा में, लेकिन ये बोलना कि राहुल गांधी एंटी नेशनल लोगों की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये मनोज नरवणे के, हमारे सेना प्रमुख के की भाषा वो बोल रहे हैं, उनके लिखी हुई भाषा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप सीधा सीधा कर रहे हो कि मनोज नरवणे एंटी नेशनल है? बताओ, वो तुम्हारे यहां मंत्री बनने नहीं आया, जो हमारा वो असली गर्व है हमारा। मंत्री बनने नहीं आया कि सेना प्रमुख के बाद राज्य मंत्री बन जाए, वीके सिंह जैसे। वो रंजन गोगोई जैसे सीजीआई के बाद सांसद बनने का नहीं था। मुझे तो लगता है पिछले 2 दशक में अगर मुझे गर्व करना हो तो हम मनोज नरवणे करेंगे, सलूट करेंगे मनोज नरवणे। चरण चूमना हो चूमेंगे, वो से आर्मी चीफ जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, रिटायर हुए, घर गए, अपनी आत्मकथा लिखे, कहीं राजनीति में दाएं बाएं नहीं किसी के लिए खड़े होते हैं। चलिए उस पर आएंगे। तो इन लोगों, ये सोचिए कि एंटी नेशनल लैंग्वेज बोलने पर, एंटी नेशनल लोगों की लैंग्वेज बोलना मतलब क्या कह रहे हैं ये इस देश में सबको एंटी नेशनल बना देंगे। कल को ये मानिक साहब को ऐसे बोलने लगेंगे, कल को ये मेजर शैतान सिंह को, मेजर सोमनाथ को बोलने लगेंगे, परमवीर चक्र विजेताओं को, कल ये कैप्टन बत्रा को बोलेंगे। जब ये नंगे होंगे तो ये तो देश के जो हमारे परमवीर हैं उनको भी ये बोलने लगेंगे। चलिए ममता बनर्जी पर आते हैं। ममता बनर्जी जो है, ये मामला, चलिए आज गई वहां पर, इनकी तो बखिया धज्जियां उधेड़ दिया उन्होंने। वो ममता बनर्जी के लिए आप मान लो कि उनकी नेचुरल क्षमता है ये।
उन्होंने कुछ भी मतलब अतिरिक्त तो अपना प्रतिभा नहीं दिखाया है। वो ये प्रतिभा इस देश के विपक्ष के नेताओं में अगर सबसे ज्यादा किसी में है तो ममता दीदी में है। इसके आगे की बात जो उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तैयारी के साथ आई हुई है, जरा उस पर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज एसआईआर पर हियरिंग थी। जैसे अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले अतिरिक्त सक्रियता हमारे सीजेआई साहब की यूजीसी वाले में, उन्होंने बाकायदे, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है, नॉर्मली एसआईआर पर केस है, मुकदमा एसआईआर कर की संवैधानिकता पर है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की संवैधानिकता पर है, चुनाव आयुक्तों की इम्यूनिटी पर केसेज हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त पर किसी भी या किसी टॉप अफसर पर कोई केस नहीं है। ये ममता बनर्जी केस किए हैं सीईओ पर, चुनाव आयोग और सीईओ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को चर्चा में लाना चाहता हूं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक सीईओ नप गया तो ज्ञानेश की इम्यूनिटी जेब में रख करके घूमने लायक ही रह जाएगी, क्योंकि सीईओ दौड़ा देगा, कहेगा बात मत करना मुझसे, इम्यूनिटी तुम्हें दिया है मोदी ने, हम क्यों अपनी जान झोंकने जाए, है ना। बहुत सही जगह पर नस दबाया है। सीईओ अगर एक बार नपा तो कोई सीईओ ही एग्जीक्यूट करवा रहा है ना इनके कामों को। मोबाइल पर व्हाट्सएप पर जो जा रहा है उसको एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है? स्टेट में सीईओ एक बार चपेट में आ गया तो उसको तो इम्यूनिटी है नहीं। इम्यूनिटी तो यहां लेके बैठे हैं जेट सिक्योरिटी वाले। इसका क्या आपको नजर आ रहा है कि इसको तो प्रायोरिटी से मुझे लगता है लेना चाहिए था। आज एसआईआर पर हियरिंग थी, उम्मीद भी थी कि उसी में इसको शामिल करके उठाया नहीं सीजीआई साहब ने। आशीष भाई, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल, सिंपल सी बात है। स्टेट सीईओ का जहां तक मामला है, बेहतर रणनीति ये होती है कि अगर उसके कुछ मामले हैं तो उसके खिलाफ किस तरह की इम्यूनिटी नहीं, जैसा आपने कहा, उसके खिलाफ जितनी शिकायतें हैं, जिस तरीके के वर्बल ऑर्डर किए हैं, जिस तरीके के व्हाट्सएप पे डायरेक्शंस वो दे रहा है, अगर वो आरोप सच्चे हैं तो वहीं पर एफआईआर हो सकती थी उसके खिलाफ। ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट आने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको पता है जो करना है नहीं करना है। अगर जो आरोप उस पर लगे हैं कि उसने व्हाट्सएप के जरिए सब कुछ किया है, तो उसके स्क्रीनशॉट अपने आप में क्रिमिनल केस के लिए काफी है, और उसके बाद सारा मामला काबू आ जाता है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बियॉन्ड ए पॉइंट कोई इंटरफेरेंस करेगा, मुझे आपको पता है, आपको भी अच्छे से पता है, कोई बहुत गंभीर शक है। अगर एसआईआर की वैधानिकता पर 10 जुलाई से हम ये चर्चा कर रहे हैं, 10 जुलाई को पहले ही थी, अगर कोई बात होती तो ये एसआईआर देश में नहीं हो रही होती। तो मैं बहुत ज्यादा आशावादी नहीं हूं आशीष भाई, माफ कीजिएगा। जो एक एक हियरिंग हमें फॉलो करनी पड़ती है, हम देखते हैं जिस तरीके की बातें हैं, जिस तरीके के तथ्य लाए जाते हैं और जिस तरीके से साइड स्टेप कर लिया जाता है, ठीक। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, बंगाल सीईओ की अगर कुछ बेकायदगियां हैं, एनोमलीज हैं, इरेगुलरिटीज हैं, तो बेहतर ये होता उस मामले को वो कलकत्ता में सॉर्ट आउट करती, तो उसका परिणाम ज्यादा बेहतर होता। और चुनाव आयोग में जितने भी जो इनकी तरफ से काम कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, वो शायद संभल जाते। सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है वो आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है। नहीं, इसमें एक पॉइंट है, उस पर फाइनल सवाल उसी पर है। एफआईआर तो कर दें, आपने देखा था ना ईडी वालों पे एफआईआर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई में लिया और तत्काल क्या कहा, गिरफ्तारी छोड़ो, आप एफआईआर रद्द करो। इसी नहीं, एफआईआर पे जो है ना स्टे किया था, बेसिकली जांच नहीं होगी, जांच स्टे तो नहीं इसलिए मैंने पुराने एफआईआर पे रख के मूंगफली चटनी, पुराने तजुर्बे के आधार पे ही मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद इस मामले में इसीलिए नहीं है। बस आप इशारों में कुछ बात सारी मुझसे मत कहलवाओ, लोगों को, दर्शकों को भी कुछ समझने दो कि क्यों कह रहे हैं ये सारी बात। नहीं, मैं इसीलिए कहा कि अगर एक तो जब वो हुआ था तभी बहुत सारी चर्चाएं थी कि अब तो ये इनको राष्ट्रपति शासन और क्या उछल कूद मचाया था कि ममता बनर्जी ने अराजकता फैला दिया है। अब सीईओ कहते थे देखो ये देखिए गुंडागर्दी ममता बनर्जी, और यहाँ पर फिर टिप्पणियां होती सुप्रीम कोर्ट में भी कि जांच रोकिए, एफआईआर रद्द करिए। नहीं, वो तो सीईओ है, संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, रद्द करिए सब, 4 टिप्पणियां और झेलो। तो इससे मुझे लगता है कि ठीक है, नहीं होगा कुछ, ये तो पता है कुछ नहीं होगा। एफआईआर करने पे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ एफआईआर को रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं।
लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो कम से कम ये मौका है ना कि आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री चर्चा करके बता रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट में है और सीजीआई साहब के पास वक्त नहीं है, व्यस्त है, इतना बता पा रहे हैं ना हम। तो देश को 4 दिन से पेंडिंग है केस, 4 दिन से लिस्ट नहीं हुआ। हाँ 28 को फाइल हुआ था। हाँ, यही चीज बताने के लिए ये अच्छा मुझे लगता है, ठीक है ये बताएंगे ना कि देश जगे ना जगे, ठीक है नहीं जगे, जो करना है, लेकिन हम तो बताएंगे कि 28 तारीख से है और देखो इसको लिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। सरकार अरावली में फंसी, दन्न से आइए हम रोक रहे हैं, यूजीसी में फंसी आइए हम, सीईओ फंसे लिस्ट नहीं है केस अभी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। चलिए हमको इजाजत दीजिए और आखिर में चलते चलते, अभी तो आपने सुना ही कि धनखड़ जैसा हाल होगा, आईटी सेल है, ये दलाल है, एरोगेंट है, आज तक इतना एरोगेंट नहीं हुआ, धनखड़ जैसा इसका हाल होगा, 1 लाख लोग लेकर के आ सकती हूँ सब, लेकिन अभी कुछ हिस्सा बचा है तो हमको आप इजाजत दीजिए। लेकिन वहां से निकलने के बाद ममता बनर्जी अपने अंदाज में जो बोली हैं उसका कुछ हिस्सा और है, वो भी आप लोग सुन लीजिएगा, सुना दीजिए, लगा दीजिए इसको और हमें इजाजत दीजिए। देखिए हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है, हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्रों में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया, पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको अब डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? कोई इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। इधर में बैठ के हमने कहा एक मर्डरर अगर मर्डर भी करते, उसको अगर लॉयर नहीं मिलता तो जुडिशियरी का अगर कहते कि आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ, तब भी अलाउड होता है। और अब 58 लाख को पहले निकाल दिया और सीमा खान्ना ने एआई में बैठ के अब पूछा नहीं वो लोग कौन था, क्या हुआ। देखिए हम ममता बनर्जी है, हम बंगाल में हमारा थोड़ा तरीका है, हर राज्यों में थोड़ा तरीका होता है, हर राज्यों का एक परंपरा होता है। हमारा बंगाल में क्या होता है टाइटल में, चाहे हम ममता बनर्जी है वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय, चटर्जी में होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है काट दिया। हम लोगों ने भी किया, कहा था 25 में कि देखो एक नाम का सब हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम रहना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने एआई को बैठा के जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुरालय जाता है कि वो शिफ्टेड किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। अभी जो डॉटर ससुरालय जाते हैं, ये हमारा परंपरा है, बहुत सारे टाइटल चेंज करता है। जो टाइटल चेंज किया हस्बैंड का साथ, उसको भी कैंसिल कर दिया। एंटी वुमेन, यंग जनरेशन को नहीं इंक्लूजन कर रहा है, माइनॉरिटीज को छोड़ दो तो पूरा निकाल दिया। हमारे पास आया, इन्होंने बीएलओ, इनका घर का था हाजा, ट्राइबल मैन, ट्राइबल माझी मंडी, माझी देखो ट्राइबल है, एससी देखिए मुर्मू है, भौमिक
গরু ভট্টাচার্য। আচ্ছা, আপনি? পপুলার চন্দ্র जी एससी। आपने? एससी नंदलाल राम। देखिए, ये लोग माइनॉरिटी का है। आपने? কর্মকার। দেখুন, তুমি বলো। সর্দার। তাহলে বুঝতে পারছেন, মুসলিম দুজন কিন্তু হিন্দু কজন? যারা হিন্দু মুসলমান করে। শিডিউল कास्ट মানুষ না। शिड्यूल कास्ट क्या जनता नहीं है? शिड्यूल ट्राइब नहीं है? माइनॉरिटी नहीं है? अगर आपको करना चाहिए तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? अगर इतना दिन आप सबक कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको SIR का करने का जरूरत क्यों था? दूसरी बात यह है, अगर आपको SIR करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में ऐसा प्लानिंग करके करता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, आप असम में नहीं किया SIR, आप नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं किया SIR, आप बंगाल को किया, तमिलनाडु के किया, केरला का किया, और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर में क्या किया, 58 लाख को पहले निकाल दिया। और शिवा खन्ना ने AI का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। इसमें ज्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम आप उसको कुंडोले ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है, तो अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया, ऐसा देशों का कौन आदमी लिया? अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ, अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडली मीन्स इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर आडवाणी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म डेट दो, वो दे सकता है? मिसमैच टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। इतना लोगों का डेथ हो गया, इसका जिम्मेदारी किसका है? इलेक्शन कमीशन इज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज उन्होंने बीजेपी का बात में काम करते हैं। धनखड़ जी ने भी ऐसा ही किया था। हमारा स्टेट में भी गवर्नर था, हर रोज हमारा खिलाफ में बोलते थे, लेकिन हम रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन रेस्पेक्ट करने का एक लक्ष्मण का डंडी होता है, इधर में तो कोई डंडी रेखा नहीं है। एम्बुलेंस लेके माता जी को जाने पड़ता है, प्रेग्नेंट मदर को ऑपरेशन थिएटर से उठा के लेके जाता है। एल्डर पर्सन को 8 घंटा 10 घंटा बैठ के रखने का बात कहते हैं, घर जाओ नहीं होगा। क्या पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट? न इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। और क्या क्या चाहिए?